श्री महेंद्र भट्ट की। माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, महत्वपूर्ण नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग बजट की सामान्य चर्चा में बोलने का अवसर दिया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी के इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, बजट को पूरा सुनने के बाद मैं ये बात दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि 2047 में जो सपना देश के नागरिकों ने देखा है कि भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेगा, उस दिशा में ये बजट सार्थक सिद्ध होगा। महोदय, वैश्विक संदर्भ में भी अगर मैं कहूं तो मुद्रास्फीति की दर स्थिर है और 4% इस दर को रखने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये इस बात को प्रमाणित करता है। महोदय, पहली बार इस बजट में देखने को मिला है कि जाति आधारित बजट नहीं रहा। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नया संदेश पूरे विश्व को दिया है कि भारतवर्ष के अंदर अब 4 जातियां होंगी, जिसमें गरीब, युवा, महिला और किसान। और मैं अगर कहूं कि इन जातियों के संवर्धन के लिए, इन जातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग योजनाएं जो बनाई हैं, वो इस पूरे देश के विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान रखेंगी। महोदय, गरीब केवल बोला जाता था, लेकिन गरीबी को समझने का जो भाव समाज के बीच में होना चाहिए, जो देश की सरकारों से, राज्य की सरकारों से परिकल्पना की जाती थी गरीब के हित के बारे में, उसका पिछले, अब तो मैं कहूँगा 11 साल का कार्यकाल प्रारंभ हो गया प्रधानमंत्री जी का। इन 11 वर्षों में उस गरीब की चिंता करने का जो सार्थक प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो आज भारत का एक एक नागरिक समझता है। गरीब कल्याण अन्न योजना, महोदय, मैं बहुत इसकी विवादक चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जब कोरोना काल था, उस काल के दौरान किसी गरीब का चूल्हा न जले, कोई भूखा न सोए, इस भाव के साथ, और गरीब से गरीब व्यक्ति का घर के अंदर भूखमरी ना हो, इस भाव के साथ गरीब कन्या योजना देश के अंदर चल रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, यह भी गरीब व्यक्ति, नाई है, मोची है, ये बहुत छोटे जो कारोबारी हैं, उनके हित के लिए विश्वकर्मा योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ये सब प्रकार की योजनाएं जिनका प्रत्यक्ष लाभ उन गरीब व्यक्तियों को मिला, जिसका आंकड़ा सरकार के पास है। मैं कह सकता हूं कि गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं इन वर्षों में और बढ़ेंगी, तो निश्चित रूप से जो गरीबी रेखा का, जिसका पक्ष था, गरीब रेखा से कैसे व्यक्ति को आगे निकाला जा सकता है, गरीबी की दूरी कैसे दूर की जा सकती है, उसके लिए सारे कार्यक्रम सार्थक सिद्ध होंगे। दूसरी जाति महिला, भारतवर्ष की आधी आबादी बहनों की है, लेकिन महिलाओं के विकास के लिए भी पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा है। और मैं तो कह सकता हूं कि आगामी दिनों के अंदर जब इस सदन के अंदर 33% बहनें आएंगी, तो इस सार्थकता को और बल मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना में ये पहली बार हुआ है। पहले मकान होता था, पत्नी को कितना अधिकार उस मकान पर है, इसका कोई संबंध नहीं होता था, लेकिन मैं कह सकता हूं आज बहनों के नाम पर आवास मिल रहे हैं, वो लखपति बहनें बन रही हैं। एक स्वरोजगार की दृष्टि का महत्वपूर्ण स्थान है। महिला स्वरोजगार के लिए 3 लाख करोड़ से ज्यादा का आवंटन इस बार किया गया। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं, आज मातृशक्ति ने देश के हर कोने में जो स्थान स्थापित किया है, आज सेना के क्षेत्र में हो, पैरामेडिकल के क्षेत्र में हो, हर दिशा में बहनों को जिस प्रकार से उनको स्वरोजगार के लिए या रोजगार की दिशा जो संसाधन उपलब्ध किए जा रहे हैं, जो अवसर उनको प्राप्त हो रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा कंसेप्ट है। मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं लखपति दीदी की चर्चा की है। महोदय, लखपति दीदी का कंसेप्ट इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि बहनों के नाम पर न संपत्ति होती न स्थान होता था। आज अगर सरकार ने इस दिशा में पहल की है तो मैं कह सकता हूं देश की मातृशक्ति ने प्रधानमंत्री जी को स्नेह दिखाया है। और यही कारण है इस बार का भी अगर मैं उत्तराखंड के दृष्टिकोण से कहूं तो मातृशक्ति का बहुत समर्थन भारतीय जनता पार्टी पक्ष में मिला है और हम 5 कमल प्रधानमंत्री को समर्पित कर पाए हैं। महिला समूह को 0% की दर पर ऋण की व्यवस्था भी अनेकों राज्यों ने की है, जिसमें मेरे राज्य का भी एक स्थान है। महोदय, युवा शक्ति की मैं बात करूं तो युवाओं की दृष्टि से भी युवाओं के लिए रोजगार सृजन की बहुत ज़्यादा अवसर प्रधानमंत्री जी इस बीच में दिए हैं। प्रथम बार जैसे इसी बजट में प्रथम बार नियुक्ति पाने वाले युवाओं के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ 15,000 की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अंदर पात्रता सीमा 1 लाख मासिक और 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। कौशल परीक्षण के विषय इसके अंतर्गत रखे गए हैं बजट के अंदर। और मैं कह सकता हूँ महोदय, शिक्षा ऋण का विषय हो, निश्चित रूप से बहुत से ऐसे प्रतिभावान छात्र होते हैं जिनको उस शिक्षा के आर्थिक आवश्यकता रहती है, उस दिशा में ये भी बड़ा काम इस रूप में आएगा। महोदय, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहाँ पर्यटन की अपार संभावना है और मैं कह सकता हूं कि आज देश के प्रधानमंत्री जी ने देश भर के अंदर जो भारत के प्रति देश के अनेकों क्षेत्रों के अंदर भारत के प्रति एक भाव रहता था कि भारतवर्ष के अंदर भारत में अनादिकाल से धार्मिक स्थलों की गाथाएं विश्व में भारत के आध्यात्मिक स्वरूप को बताती हैं, उस दिशा की ओर इस बजट में बहुत प्रावधान किया गया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जहां विदेशी पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से मैं कहूँ तो जहां इस बार 92.4 लाख विदेशी पर्यटक आए हैं, जो पिछली बार से 51.7 लाख की दृष्टि से बढ़े हैं। इसी प्रकार से पर्यटन वीजा की अनेकों अलग अलग वीजा हैं। ई पर्यटन वीजा है, बिजनेस है, ई मेडिकल है, ई कॉन्फ्रेंस है, ई आयुष है, ई बधु प्रवेश। और मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा जो 24.7 टोल फ्री बहुभाषी जो व्यवस्था, उसके कारण भी भारत में अनेकों विदेशी पर्यटकों का आने का एक स्थान बना है। महोदय, प्रधानमंत्री जी का प्रयास होगा कि लोग विदेश में के बजाय भारतीय दर्शन को महत्व दें और उस दिशा में पिछले दिनों बहुत काम हुए हैं। महोदय, अगर बिहार के अंदर गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया मंदिर का कॉरिडोर बनना हो, राजगीर में हिंदू बौद्ध जैन मंदिर तथा नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना हो, उड़ीसा के अनेकों दर्शनीय स्थलों प्राचीन सुमित तत्वों को श्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना हो, और मैं कह सकता हूं मैं जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं उत्तराखंड राज्य के अंदर चारों धामों में जहां 5 प्रयाग 5 बद्री का स्थल है, उन सभी स्थानों को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री का योगदान है। जिस प्रकार से केदारनाथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, 235 करोड़ रुपए की लागत से आज भव्यतम केदारपुरी स्थापित हुई है। ये आवश्यकता इस बात की है कि देश के अंदर पर्यटकों के माध्यम से भी किस प्रकार से हम देश के पर्यटन के स्वरूप को बढ़ा सकते हैं और आर्थिक क्षेत्र में उसको जोड़ सकते हैं। अयोध्या के भव्य राम मंदिर बढ़ने के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से वहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, वहाँ के स्थानीय कारोबारियों व्यवसायों उनका इसका निश्चित लाभ मिला है। प्रधानमंत्री जी का कांजीरंगा में एक रात रुकने और देश विदेश के पर्यटकों के आह्वान से वहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। महोदय, केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाने के बाद वहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। द्वारिका के द्वारिकाधीश मंदिर में पूजा के बाद गहरे समुद्र के अंदर द्वारिका नगर के दर्शन के लिए ड्राइविंग की तस्वीर जारी कर वहाँ के पर्यटकों को उन्होंने बढ़ाया है। लक्षद्वीप के बीच पर टहलते हुए और स्क्वाइन ड्राइविंग की फोटो और वीडियो ने लक्षद्वीप को पर्यटन का केंद्र बनाया है। विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद 130 मिलियन पर्यटक वहाँ घूमने आ चुके हैं। पहले 7 मिलियन ही पर्यटक थे जो वहाँ पहुँचते थे और मैं कह सकता हूँ इसमें लगभग 65% जो पर्यटक व्यवसायी थे उनको लाभ हुआ है। बैजनाथ मंदिर झारखंड के लिए देवल धाम में हवाई अड्डे का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया। उज्जैन में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा बनी। हिमाचल के जाखू पहाड़ी पर हनुमान जी की प्रतिमा बनी। रामेश्वरम पश्चिम बंगाल में भी भविष्य में हनुमान जी की बड़ी प्रतिमाएं लगेंगी। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि भारत के बारे में विश्व के अंदर जो भाव है यहाँ के आराध्यों के प्रति, यहाँ के धर्म स्थलों के प्रति, यहाँ के सांस्कृतिक विरासतों के प्रति, अगर मैं ये कहूँ कि पूरे विश्व के अंदर आज भारत ने एक अलग पहचान इस दिशा में बनाई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, इससे इन सभी शहरों में की इकोनॉमी बढ़ी है। कुछ स्थानों पर 23% तक ये आर्थिक लाभ उसको प्राप्त हुआ है।
कश्मीर घाटी में 1842 पर्यटक स्थल हैं, जिनमें से 952 मंदिर हैं, 212 में आज भी पूजा होती है और 740 का सुधारीकरण काम इस बीच हो रहा है। और 370 धारा हटने के बाद कश्मीर के अंदर जो स्वरूप बना है वो सब लोग उससे वाकिफ हैं, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा मैं करूँगा नहीं, क्योंकि जब हम आज के विश्व पटल पर कश्मीर को देखते हैं, आज हम अपने भारतवर्ष के दृष्टिकोण से कश्मीर को देखते हैं, तो मैं कह सकता हूँ धारा 370 के बाद कश्मीर जो हमारा भारत का मुकुट था, उस मुकुट को पुनः 4 चांद लगने का काम हुआ है। 5 नवंबर 2021 को मैं खत्म कर रहा हूँ। मैंने 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण हुआ है। 217 में आपदा में मैंने जिसकी चर्चा कर दी है, रामपथ गमन मार्ग 9 राज्यों को मिलाकर बनने वाला यह परियोजना बनने के बाद प्रमुख 15 स्थानों पर इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। 2018 में अबू धाबी में विश्व के अंदर भी भारत के मंदिरों की स्थापना का एक नया कार्य प्रारंभ हो रहा है। और मैं कह सकता हूं कि आज विश्व के अंदर भारत के उन आराध्यों के प्रति भारत के मान बिंदु पर सम्मान बढ़ा है। 2018 में अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई और 2019 में भगवान कृष्ण का मंदिर भी यहाँ पर बना है। और मैं कह सकता हूँ महोदय, ये सारे विषय मैं, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र की इसलिए जानकारी मैंने दी है, इन सब बातों से भारत के अंदर निश्चित रूप से आज भारत की एक छवि बनी है, भारत के आध्यात्मिक प्रति लोगों को रुझान बढ़ा है। योग शिक्षा की दृष्टि से भी आज ऋषिकेश जैसे स्थान पर जिस प्रकार देश विदेश के लोग आ रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि भारत की ये धरोहर है, इस धरोहर को विश्व पटल पर स्थापित करने में मोदी जी ने इस बजट में प्रावधान किया है। मैं आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।